सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या है जी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर 1 फिक्स्ड कैपेसिटर्स। अभी देखें आपके कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे के सामने फिक्स्ड थी, मूवेबल नहीं थी, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, प्लेट्स मूवेबल होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये बुक है, आप समझे एक प्लेट कैपेसिटर की ये है और दूसरी वो है। अब जैसे मैं ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, समझ आया, और जितना जितना एरिया इन दोनों के एक दूसरे के सामने आएगा वो कैपेसिटेंस को डिफाइन करेगा। अब मैं इसको घुमाता हूं तो इसका कुछ हिस्सा बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया, कैपेसिटेंस 0 होगी। घुमाया, कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हुई। आप समझ आया? तो यहाँ पे जो मूवेबल जो कैपेसिटर्स हैं, जो मूवेबल प्लेट्स वाले कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी भी वेरिएबल होती है, ठीक है। तो आप पढ़ लें, पहला क्या फिक्स्ड कैपेसिटर है, ए कैपेसिटर विद इमूवेबल प्लेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का कैपेसिटर विद मूवेबल प्लेट्स इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर का ए फिक्स्ड कैपेसिटर इन विच पेपर इज यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पता ना, प्लेट्स के दरम्यान में हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखना। So here we will use the paper. A fixed capacitor in which paper is used as dielectric is called the paper capacitor. Mica capacitor. Mica भी एक इंसुलेटर का नाम है। तो a fixed capacitor in which mica is used as dielectric is called mica capacitor. Uses कभी आपने देखा खंभों के ऊपर एक कहते हैं वो गोल गोल से लगे हुए होते हैं, सख्त किस्म की मिट्टी के गोले से, सख्त किस्म की मिट्टी के गोले से। कभी आपने देखा जो स्विचेस हम लगाते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, जैसे वो नहीं होती बर्तन जो हमारे होते हैं पत्थर के बर्तन, नहीं पता, नहीं देखा कभी। वो स्विचेस जो आप मोटरों को लगाते हैं, पानी की मोटरों को, बड़ी मोटरों के जो स्विचेस होते हैं वो इस प्लास्टिक के नहीं बने होते, वो एक मसाले के बने हुए होते हैं। जब समझ आया नहीं यार, मिट्टी के बने हुए होते हैं। उनकी जो खोल होता है ना वो प्लास्टिक का नहीं होता, मिट्टी का होता है। वो मिट्टी जो माइका, उसको माइका कहते हैं। जो काले बटन होते हैं, हाँ जी, वो जो अब ये इधर मोटर के पास पे लगे हैं काले बटन, मैं आपको दिखाऊंगा। मोटरों के जो बड़ी हैवी ड्यूटी मोटर्स होती है ना, उनके स्विचेस ये आम स्विचेस नहीं लगाए जाते। उनके स्विचेस जो होते हैं, जो आपने कभी पत्थर के बर्तन देखे हैं, कप जो है आपके कप, ये भी माइका के बने होते हैं। चाय पीने वाला कप, यही जो चाय पीने वाला कप की मिट्टी है जो इसका मसाला, इसी से फिर क्या किया जाता है, ये जो कैपेसिटर्स है उनके अंदर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान उस मिट्टी को लगा दिया जाता है, जिससे प्लेट्स आपस में मिल नहीं सकती। सो therefore uses of capacitors, the capacitors have wide range of applications in different electrical and electronic circuits. For example, they are used for tuning transmitters. Transmitters क्या होते हैं? ट्रांसमिट का मतलब भेजना, तो सिग्नल भेजने वाली डिवाइसेस जो उनको ट्रांसमिटर्स कहते हैं। रिसीवर्स एंड ट्रांसिस्टर रेडियोस, रेडियो का जो ट्यूनिंग पता है, रेडियो को ट्यून करना पड़ता है घुमा के उसका स्विच, ट्यूनिंग, उसके अंदर भी एक कैपेसिटर होता है जो उसके ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो फॉर ट्यूनिंग द रेडियोस दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, फैन मोटर्स, इन ठीक है, इन एयर कंडीशनर्स, फिर कूलर्स जो आप घर में यूज करते हो, मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स, उसके बाद एयर कंडीशनर्स बता दिए, एंड मेनी अदर एप्लीकेशंस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग। और बहुत सारी उनकी और भी एप्लीकेशंस हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी स्मूथ वर्किंग के लिए। कैपेसिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर। कैपेसिटर्स आर कैन बी यूज्ड, ये आपके चार्जर जो हम कंप्यूटर को लगा रहे हैं इसके अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर्स। Capacitors can be used to differentiate between high frequency and low frequency signals, which make them useful in electronic circuits. क्या किया जाता है? कैपेसिटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स में फर्क करने के लिए, मतलब ट्यूनिंग के लिए। मैंने पहले बताया कि आपका जो रेडियो का ट्यूनिंग सिस्टम होता है ना, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव्स को पिक करता है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स और भी हमारे इस फजा में मौजूद है, लेकिन उसको जब हम ट्यून करते हैं तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो उस पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है और सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को वहां से पिक करता है। ये बात उन्होंने बताई है कि कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो, ठीक है, which make them useful in electronic circuits. For example, capacitors are used in the resonant circuits that tune radios. आप समझ आया? साधारण अल्फाज में in the tuning circuit of radios, in the tuning circuits of radios, capacitors are used to
pick the particular frequencies. Such circuits are called filter circuits. ऐसे सर्किट्स हम लोग filter circuits भी कहते हैं. One type of capacitor may not be suitable for all applications. एक किस्म का कैपेसिटर तमाम एप्लीकेशन में सुटेबल नहीं होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन कैपेसिटर्स भी वेरी करते हैं. जब आपकी एप्लीकेशन वेरी करेगी तो कैपेसिटर भी करेगा, वेरी करेगा. हर जगह पे एक ही कैपेसिटर यूज नहीं होगा. कैमरिक कैपेसिटर्स आर generally superior to other types and therefore can be used in vast ranges of applications. Ceramic, कौन से? Ceramic वही चिकनी मिट्टी जो है, माइका वाले जो कैपेसिटर्स हैं, वो वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं और वही अक्सर औकात यूज किए जाते हैं फॉर अवर पर्पसेस. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी जिंदगी में कहां कहां एप्लीकेशंस हैं? दिस इज वन लास्ट टॉपिक. Electrostatics is used for purification of smoke coming out of the chimneys of factories. Photocopying machine works on the principle of electrostatics. Laser printer works on the principle of electrostatics. Electrostatics is used in electroprinting. Lightning conductors are used to prevent the damage to tall buildings from lightning and they work on the principle of electrostatics. Anti-static bags. आपने कभी देखा होगा सीडी रोम्स, देखा ना कंप्यूटर खोला वो, उसके अंदर सीडी रोम जो है वो भी एक केस के अंदर बंद है. हाँ, आपके कंप्यूटर्स जो है उनका मदरबोर्ड या उनके जो सर्किट्स हैं वो एक बॉक्स के अंदर बंद होते हैं. इन्हें कहते हैं एंटी स्टैटिक बैग्स. बाहर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहे जिस तरह का मर्जी हो वो अंदर पड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगा. अदरवाइज अगर आपका सर्किट खुला पड़ा हुआ तो उसको इफेक्ट करेगा. तो हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी जो क्या कहते हैं बड़ा नाजुक किस्म का जो सर्किट होता है, जैसे हमारे ये कंप्यूटर के सर्किट्स हैं, हम इन्हें ये जो खोल है, प्लास्टिक के खोल है या मेटल के खोल है, इनके अंदर बंद कर देते हैं, इन बैग्स के अंदर बंद कर देते हैं, इन बॉक्सेस के अंदर बंद कर देते हैं. इससे क्या होता है, जो बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं वो अंदर पड़े हुए सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो इन्हें कहते हैं एंटी स्टैटिक बैग्स. आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड दे वर्क on the principle of electrostatics. प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि हम यहां यूज करते हैं. अब इसके हैजर्ड्स भी आएंगे, वो भी देखते हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर एवरीडे लाइफ व्हिच इंक्लूड्स फोटोकॉपिंग, कारपेंटिंग, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम द डर्टी carpets and from the chimney of the industrial machinery, etc., etc., etc. Electrostatic air cleaner. ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. आपको उस दिन मैंने फ्लेम वाला वो जो कैंडल के फ्लेम वाला एक्सपेरिमेंट था वो मैंने दिखाया था ना, अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा. Flame really made of? I'm at the Palace of Discovery in Paris. What is a candle flame really made of? I'm at the Palace of Discovery in Paris to do an experiment that beautifully demonstrates the answer. Ce conducteur-là sera chargé négativement, d'accord? Par ce phénomène qu'on appelle l'influence électrique, celui-ci sera chargé plus. Okay, so we're turning on an electric field here. You can see that the flame is spreading Yeah. out. Quel est le voltage ici? अब आप ये देखें फ्लेम का आधा हिस्सा इस प्लेट की तरफ खींच रहा है, आधा इस तरफ खींच रहा है. समझ आया नहीं यार? ये फ्लेम के असल में ये प्लाज्मा है, इसके अंदर आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट नहीं बल्कि नेगेटिव प्लेट की तरफ खींचेंगे और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचेंगे. फ्लेम दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है लाइक अ बटरफ्लाई. Doit être à peu près 20 000. 20 000. On voit bien que t'es papillon ou non? Oui. Papillon? Papillon, ça fait comme Oui, ça. oui, oui. Comme un papillon. Oui. That's very cute. It's like a butterfly. Alors la flamme, c'est un plasma, c'est un milieu totalement ionisé. And you can see that the flame has two separate pieces to it now. One is going towards the negative plate, and those would be the positive ions, and the negative ions will be going towards the positively charged plate. So we see the flame kind of flattening out. But if that didn't convince you that a flame contains ions, then check out part 2 of our experiment. अब ये देखिए प्लेट्स दूर थी लेकिन फिर भी उनके दरमियान में से एक लाइन, चमकती हुई लाइन, इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो है एक प्लेट से निकला दूसरी में गया. There were the electrons. इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने बताया था कि 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा है और डीसी है ये. और क्या हुआ कि जो
गैसेज होती हैं ये बहुत ही हाई पोटेंशियल पे कंडक्टर होती हैं, लो प्रेशर और हाई कंडक्टर पे। तो ये जो बीच में आपको एक लाइन से नजर आई है स्पार्क की, वो क्या बता रही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी प्लेट पे और रास्ते में जो एटम जा रहे हैं वो उनको आयनाइज करते हुए जा रहे हैं। बात समझ आई? Compare the conductivity of a flame to the conductivity और क्या हुआ, फ्लेम को ही देखे ना, फ्लेम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन थे, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन थे। इसी तरह स्मोक के अंदर होता है, स्मोक में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। या अगर स्मोक में गंदी गैसेस मौजूद हैं, गंदे पार्टिकल्स मौजूद हैं, या आपकी मेटल्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो स्मोक की चिमनी जो है उसके अंदर इस तरह की दो प्लेट्स लगा दी जाती हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट जाकर उसके साथ चिपक जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट के साथ जाके चिपक जाते हैं, और इस तरह आपका स्मोक जो है वो साफ होकर बाहर निकलता है। air, which is normally a pretty good insulator. It requires about 10,000 volts to break down a centimeter of air. So right now, this plate is at about 10,000 volts. You see that the spark is only little. But if I put it around the flame, we'll see if we can get a bigger spark to happen. Look at that. Yeah. तो ये बिल्कुल जो लाइटनिंग होती है ना, आसमान से बादलों में से बिजली गिरती, बिल्कुल यही चीज है कि जो क्लाउड्स है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्ड होता है, या क्लाउड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जमीन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, वो उनको खींचेगा चार्ज को। तो जब वो चार्जेस जमीन को मुंतकिल होंगे, रास्ते में जितने भी एटम्स आएंगे उनको आयनाइज करते हुए जमीन पे आएंगे और वहां से स्पार्क्स जनरेट होगा, जिस तरह ये स्पार्क जनरेट हो रहा है। Because the flame has those तो यहाँ पे ions, आपको लाइटनिंग भी समझ आ जाएगी। अब जरा खोल देना लेक्चर को और वहां पे फिर जो जो चीज साथ आती जाएगी उसको देखते जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफरर्स। उनको जो उनका कहते हैं ना, उनकी जो बेताबी है, जो उनकी बेआरामी है, उसका इलाज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स यूज करते हैं। वो क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स? एयर मिक्स्ड विद द डस्ट एंड पोलन। पोलन क्या होते हैं? वो जो स्टेमन के ऊपर से, ठीक है, क्या कहते हैं उनको, फॉर द पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स फूलों के अंदर से छोटे छोटे जर्रे जो होते हैं वो हवा में दाखिल होते हैं। तो एयर मिक्स्ड विद द डस्ट एंड पोलन एंटर्स द डिवाइस अक्रॉस ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मैश। क्या हुआ, यहां से ये एयर आ रही है, ये इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और पोलन्स भी हैं, तो ये दाखिल होंगे। एयर मिक्स्ड विद द डस्ट एंड पोलन एंटर्स द डिवाइस अक्रॉस ए पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। फिगर आपको दिखा रही 13.21। द airborne particles become positively charged when they make contact with the mesh। ऐसा ही है ना, जब इन कांटेक्ट आएंगे, हमने चार्जिंग के मेथड्स पढ़े थे। एक होता है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, एंड चार्जिंग बाय कांटेक्ट, दैट इज बाय इंडक्शन, और एक होती है बाय कंडक्शन। बाय कांटेक्ट कंडक्शन, बाय कांटेक्ट कंडक्शन होती है। तो जो बाय कांटेक्ट चार्जिंग होती है दैट इज द कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और जो विदाउट कांटेक्ट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है दैट इज द बाय इंडक्शन। सो द एयरबॉर्न पार्टिकल्स become positively charged when they make contact with the mesh, then they pass through a second negatively charged mesh। फिर वो एक नेगेटिव चार्ज रखने वाली मैश, मतलब जाली से गुजरते हैं। The electrostatic force of attraction between the positively charged particles and the air and negatively charged mesh causes the particle to precipitate out, कि वो उसके साथ जाके चिपक जाए, ठीक है, on the surface of the mesh। Through this process we can remove very high percentage of the contaminants from the air streams, तो आके जो लहरें उनके अंदर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग जी, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। द बॉडी ऑफ a car is charged and then the paint is given the opposite charge by charging the nozzle of the sprayer। बात समझ आई? तो अगर उन्होंने कार की बॉडी को चार्ज किया, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो जो नोजल से निकलने वाले पार्टिकल्स द पेंट होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपको पता है कार की बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, नोजल से निकलने वाले पेंट के जर्रात पे नेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बहुत मजबूती के साथ चिपक जाएंगे। और आप चेक करें, आपके जो घर में फ्रीजर्स आते हैं उनके ऊपर पेंट बड़ा अच्छी किस्म की कोटिंग होती है, अगर वो उतर जाए दोबारा बेशक वो ब्रश से पेंटिंग करे इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रो पेंटिंग होती है, ठीक है। और जो आप कर रहे होते हैं वो सिर्फ सिंपली आप एक कोटिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर।
So automobile manufacturer use static electricity to paint a new car. The body of the car is charged and then the paint is given the opposite charge by charging the nozzle of the sprayer. Due to mutual repulsion, किसकी वजह से? Mutual Repulsion. charge particles coming out of the nozzle form a fine mist. उनके पहले बात देखो, नोजल से जैसे पार्टिकल्स बाहर आएंगे उनके ऊपर सेम चार्जेस हैं, तो कौन सी दरम्यान में फोर्स होगी? रिपल्जन की फोर्स, तो ये फैलेंगे और एक मिस्ट बनाएंगे। ठीक है, मिस्ट का मतलब एक धुंध, धुंध सी। ठीक है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की एक धुंध सी वो उसके ऊपर बनाएंगे। सो किधर गए जी? हाँ, ए फाइन मिस्ट एंड आर evenly distributed on the surface of the object. The charged paint particles are attracted to the car and stick to the body just like a charged balloon sticks to the wall. कभी देखा balloons को चार्ज करके वॉल्स के साथ जोड़ा जाए तो वो जुड़ जाते हैं। Once the paint dries, एक बार पेंट खुश्क हो जाए तो it sticks much better to the car and is smoother because it is uniformly distributed. This is a very effective, efficient and economical way of painting automobiles on large scale. पहली बात तो पेंट की बड़ी अच्छी कोटिंग होती है, यूनिफॉर्म कोटिंग होती है, और मजे की बात पेंट भी ज़ाया नहीं होता, क्योंकि कार की बॉडी भी चार्ज है, पेंट भी चार्ज है, तो पेंट बजाय इसके नीचे गिरे वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ कार, और वो नीचे नहीं गिरता, पेंट ज़ाया नहीं होता। लाइटनिंग, तो ये हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जी। तो लाइटनिंग है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं, फिर लाइटनिंग कंडक्टर भी बीच में ही आ जाएगा। So let's know about it. Lightning conductor. बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने बाव का दस्तरा के तो खूबसूरत सा बना के सांचा लगा के, ये घूम रहा है, देखो कितनी अच्छी चीज है, लेकिन असल में वो किस लिए लगा गया होता है, उसकी वजह कुछ और होती है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, इनके साथ एक तार जोड़ के जमीन के अंदर उन्होंने दबाई होती है। ये करते क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। This is a simple device used to protect tall buildings from lightning. It consists of a long, thick copper rod passing through the building to ground. The lower end of the rod is connected to a copper plate buried deeply into the ground. A metal plate with a number of spikes is connected to the top end of the copper rod and kept at the top of the building. When a negatively charged cloud passes over the building, अब क्लाउड्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपने पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा। ठीक है, और क्या करेगा, उन चार्जेस को जो कि क्लाउड में मौजूद है अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और वो इस पे पड़ेंगे और सीधा कॉपर वायर से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? जमीन के अंदर, और बिल्डिंग बच जाएगी। positive charge will be induced on the pointed conductor. ये किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। Negatively charged sharp points will ionize the air in the vicinity. This will partly neutralize the negative charge of the cloud, thereby lowering the potential of the cloud. The negative charges that are attracted to the conductor travel down to the earth, the potential of the cloud. This will partly अब समझ आया? इस क्लाउड से इसको चार्जेस, ये लाइटनिंग हो रही है, अब यहाँ से इधर मुंतकिल हो, neutralize the negative charge of the cloud, thereby lowering the potential of the और cloud. क्लाउड भी न्यूट्रलाइज हो गई, ये भी The न्यूट्रलाइज। negative charges that are attracted to the conductor travel down to the earth, thereby preventing the lightning stroke from damaging the building. अगर वो लाइट बिल्डिंग पे पड़ती तो बिल्डिंग को तोड़ देती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो लाइट के जो क्या कहते हैं, बिजली के या इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बादलों में मौजूद थे, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस लाइटनिंग कंडक्टर ने अट्रैक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और उसको फ्लो करवा दिया जमीन की तरफ ध्रुवीय कंडक्टर, और बिल्डिंग जो है वो डैमेज से बच गई। दिस इज द लाइटनिंग कंडक्टर। सो अब मुझे मेरे ख्याल में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The phenomena of lightning occurs due to the large quantity of electric charge which builds up in the heavy thunderclouds. The thunderclouds are charged by the friction between the water molecules in the thunderclouds and the air molecules. Friction की वजह से दोनों पे चार्ज है। When the charge in the thunderclouds is sufficiently high, जब वो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, it includes opposite charge on the object. It induces. तो सुने, when the charge on the thundercloud is sufficiently high, जब वो बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जमीन पर मौजूद जिस्म के अंदर क्या करता है, या किसी दूसरा कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि उसके पास होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, गिविंग राइज टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। जमीन पर पड़ा जिस्म पे क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज, क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, इससे एक बहुत ही ताकतवर किस्म का इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान में। सडनली अचानक क्या होगा, द चार्ज इन द क्लाउड जंप्स टू द ग्राउंड, जो क्लाउड्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द ग्राउंड, और दरमियान में जो भी हवा के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको आयनाइज करते हुए आएंगे। और आपने देखा कि बिजली किस तरह आती है, एक लाइन की फॉर्म में। अभी मैंने आपको कैंडल फ्लेम में भी दिखाया कि बिजली वो एक प्लेट से निकल कर दूसरी प्लेट की तरह, लाइक दिस, अगर आप देखें It means that we can break down a greater distance of air. लाइक दिस, यहां से देखें जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से फ्लो करके दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में आपको चमक नजर आ रही है। सिमिलरली क्लाउड में भी इस तरह होता है। So suddenly the charge in the cloud jumps to the ground with a violent spark and explosion. This is called the lightning. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो क्या करेंगे, the jump of the charges from the cloud towards the ground with a violent spark and explosion is called lightning. बात समझ आ गई? जो आप डेफिनेशन कर लें, इसकी डेफिनेशन दीजिए, the process in which suddenly the charge in the cloud jump to the ground with a violent spark and explosion is called lightning. To prevent lightning from damaging tall buildings, lightning conductors are used. The purpose of the lightning conductor is to provide a steady discharge path for the large amount of the negative charge in the air to flow from the top of the building to the earth. In this way, the chance of lightning damage due to sudden discharge can be minimized. और अभी आपने देख लिया वो कैसे होता है। Fires or explosions. एरोप्लेन्स हवा में मूव करते हैं, गाड़ियां जमीन पे रबड़ के टायर लेके मूव कर रही होती हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से जहाज की बॉडी भी चार्ज हो जाती है, गाड़ियों की बॉडियां भी चार्ज हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब जब भी आप गाड़ी को लेके जाएंगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो पेट्रोल पंप वाला क्या करता है, ढक्कन खोल के पेट्रोल डालने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही वो पेट्रोल खोलेगा, जब पेट्रोल का पाइप गाड़ी के करीब करेगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज की वजह से स्पार्क पैदा होगा, वो आग लगा देगा पेट्रोल को। तो बहुत सारे पेट्रोल पंप से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है। तो अब उसका इलाज क्या किया जाता है जी, देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स एट मेनी प्लेसेस। ए फायर और एन एक्सप्लोजन मे अकर ड्यू टू एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन। समझ आया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेजर कॉज ऑफ फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स एट मेनी प्लेसेस। पेट्रोल पंप की बात करेंगे अभी, तो ए फायर और एन एक्सप्लोजन में अकर, एक आग या धमाका हो सकता है, आग भी पैदा हो सकती है, धमाका भी पैदा हो सकता है, मे अकर ड्यू टू द एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्जेस के बिल्ड होने की वजह से, जो कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ गैसोलीन बीइंग पंप्ड इनटू द व्हीकल और कंटेनर। तो जो गैसोलीन जो पेट्रोल है वो फ्रिक्शन से जा रहा था अंदर, अब हो सकता है वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और पेट्रोल को आग लग जाए। सो इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी गेट आउट ऑफ द कार। जब हम कार से बाहर निकलते हैं तो खास तौर पर सर्दियों में खुश्क मौसम होने की वजह से हमारे स्वेटर्स भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है रगड़ की वजह से गेन कर लेते हैं। बाकी वो दाफ्ते में हमें थोड़ा सा झटका लगता है, या बाकी दरवाजे के वो जो हैंडल्स हैं उनको हाथ लगाएं तो फिर भी हमें झटका लगता है, क्योंकि उनके ऊपर भी चार्जेस डेवलप हो चुके होते हैं। So it can also be produced when we get out of the car or remove an article of clothing. Static charges are dangerous. If static charges are allowed to discharge through the area where there is petrol vapors or ठीक है, तो a fire can occur. जहां पे अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे डिस्चार्ज करवा रहे हैं ऐसे मुकाम पे जहां पे पेट्रोल भी पड़ा हुआ है या पेट्रोल के वेपर्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, स्पार्क की वजह से आग लग जाएगी। समझ आ गया जी? तो इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, लेकिन एक वीडियो तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। Welcome everyone. Today we're going to learn about static electricity. And this is Paul. He works for Bekaert, the industry leader in anti-static fiber technology. Paul, how does static electricity work? Well, it's an imbalance between negative and positive charges in objects. But what does this mean?
You've probably experienced it yourself when you pulled off a woolen sweater and the hairs on your arms stood up. Well, that's electrostatic energy. In practice, this could be bad, like when touching electronic parts or even people. But even without a woolen sweater, there's always a chance static electricity could build up. However, Bakeout has a practical solution for these problems. Just watch these examples. Paul is inspecting a gas plant. With each step he takes, he becomes more and more charged due to the rubbing of his arms with his clothing. Charged Paul touches a gas tap, and he feels a spark. Paul has to repair a gas leakage. He walks through the gas plant, and with each step he takes, he becomes more and more charged. The charges are coming from his feet and from above, due to the rubbing of his arms with his clothing. Charged Paul approaches the gas pipe, which has a gas leakage, and touches the pipe. Paul is heading over to a production unit. He comes in the proximity of a charged big bag, and the charges are attracted to Paul's clothing by induction. Charged Paul approaches a metal gas pipe, which has a gas leakage, and touches the pipe. Well, Paul, these examples have shown us how static electricity is created. Electrostatic energy builds up in three ways. Through the movement of a person, like the contact and separation of their shoe soles and the ground. Also, through the contact of a person's clothing and their body. And lastly, by induction. For example, when a person comes into the electrical field of a charged object. And what affected the charge your body built up in these last examples? Two factors. One, the resistance of a person to the ground. The higher the resistance, the higher the charge. समझ आया? तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा चार्ज होगा. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? The atmospheric humidity. The lower the relative humidity, the higher the charge. ह्यूमिडिटी कम होगी, जो पानी की मिकदार है हवा में, तो चार्जिंग ज़्यादा होगी. स्टैटिक मतलब जितनी ज़्यादा खुश्की होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा. ठीक है? Paul is inspecting the plant, but this time he's wearing anti-static shoes, in addition to the anti-static workwear. When he walks, the charges created by rubbing his arms against his clothing are immediately grounded. No sparks or explosions occur when he touches a metal gas tap or pipe. The shoes are वो Paul इस is तरह के heading बना over दिए to the कुछ production चार्ज. unit, but this time Paul is heading over to the production unit, but this time he's wearing anti-static shoes in addition to the anti-static workwear. He comes in the proximity of a charged big bag, and the charges are attracted to Paul's clothing by induction. The charges immediately flow over Paul to the ground. When Paul moves away from the charged big bag, the flow of charges from the big bag to the person stop, and the remaining charges leave Paul and are grounded. Well, Paul, why do we need to be grounded? To prevent charge buildup on a person and their clothing, and to provide static charges on a person or on their clothing a path to ground to prevent shocks or explosions in the future. How can we ground ourselves? In potentially explosive atmospheres, personnel are grounded by wearing anti-static shoes in combination with anti-static garments. We hope Paul demonstrated the advantages of wearing proper protection, and from now on, we hope you'll keep it safe too. As a bonus, we have some specific footage from our lab proving how efficient our product really is. Stay safe, stay grounded.